नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सोशल मीडिया पे जो भी खबरें सर्कुलेट की आती हैं या वायरल होती हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, जो हमारे एग्ज़ाम से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो इसी बहाने हम लोग अपनी जो पीसीएस की प्रिपरेशन है वो भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से एक फेसबुक पे एक मुझे ऐसी खबर दिखी जिसमें लिखा था कि विश्व युद्ध की मार झेलने के बावजूद भी आज जापान में कोई गरीब नहीं है। फिर आज़ादी के बाद भारत में इतने गरीब क्यों हैं? जिम्मेदार कौन है इस बात का? ये एक पोस्ट थी जो वायरल हुई थी और मुझे लगा कि इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गरीबी है, पॉवर्टी है, इसके बारे में एग्ज़ाम्स में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आपका वो ऐसे हो, चाहे आपका वो जीएस में सवाल हो, ये आएगा ही आएगा। प्लस चूँकि जापान का इसमें रोल है, तो यहाँ पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और हमारी क्या स्ट्रेटजी रही है, इकोनॉमिक में हमारा पॉलिसीज़ क्या रही हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ जो बताऊँगा वो पूरा कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मैं मोटा-मोटा अपनी तरफ से आपको आइडिया देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, पहली बात समझते हैं कि जापान अमीर क्यों है और भारत गरीब क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जो एक कारण मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, इनफैक्ट जब 1870 के आसपास जापान पे 1870 के 1870 के आसपास जापान पर भी बहुत सारे कंट्रीज़ का, जैसे ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनका इंटरफेरेंस था। वो एक तरह की कॉलोनी थी वहाँ पर। अगर डायरेक्ट कॉलोनी नहीं कह सकते, तो एक तरह पे वहाँ पर व्यापार करने के लिए ये अलग अलग देश वहाँ पहुँच गए थे। जापान का जो सिस्टम था, जापान के जो राजा थे, वो काफ़ी करप्ट थे। वहाँ की सेना करप्ट थी, लोग बहुत पिछड़े हुए थे, गरीब थे। लेकिन जापान ने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंगली बहुत जल्दी सीख ली। वो ये कि उनको लग गया था कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें जो ये लोग करते हैं, जो ब्रिटिशर्स या जो अमेरिकन्स करते हैं, हमें भी इसी तरह से चीज़ें करनी पड़ेंगी। जापान ने अपने आप को बहुत तेज़ी से बदला और विदिन 20 ईयर्स, 20 साल के छोटे से टाइम के अंदर ही जापान ने अपने पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया। वो एग्रीकल्चर कंट्री से निकल के इंडस्ट्रियल कंट्री हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके अंदर हो गया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे आ गया, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ गई, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। प्रोडक्शन होने लगा तो मार्केट के लिए उसने हाथ पैर मारे और उससे बहुत ज़्यादा तरक्की होने लगी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जापान ने, प्रोडक्शन किया, इस पैसा कमाया, वो पैसा इसने अपनी सेना को भी मजबूत करने में लगाया। यही कारण है कि 20वीं सदी स्टार्ट होते होते जापान अपने आप एक मजबूत कंट्री हो गया था। इतना मजबूत हो गया था कि जापान ने रूस जैसे बड़े कंट्री को भी हरा दिया था युद्ध में। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जापान के अपने मंसूबे होते हैं कॉलोनाइजेशन करने के, कॉलोनीज़ बनाने के, क्योंकि वो चाहता था कि जापान भी ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस जैसा एक देश बने जहाँ जिसकी अपनी कॉलोनीज़ हों। और इसी सब में जो विवाद होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका उस पर एटॉमिक बम गिरा देता है। खैर, वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बाद में देखेंगे। लेकिन जब उसके बावजूद जापान अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन जापान ऑलरेडी अमीर हो चुका था। जापान काफ़ी ज़्यादा 20वीं सदी से पहले तक काफ़ी अमीर हो चुका था, अपने को काफ़ी स्टेबल कर चुका था। लेकिन इंडिया के साथ क्या हुआ? 1947 इंडिया देश, जो इंडिया आज़ाद होती है, और आज हम 70 साल की आज़ादी के बावजूद भी हम देखते हैं कि चीज़ें उस तरह से डेवलप नहीं की हैं जिस हिसाब से होना चाहिए था। अगर हम कंपेयर करते हैं जापान से तो नहीं करेंगे, हम कंपेयर करते हैं चाइना से और अमेरिका से, तो जब अमेरिका आज़ाद हुआ, उसके 70 साल बाद अमेरिका की जो स्थिति थी, या चाइना जब आज़ाद हुआ, चाइना तो खैर इंडिया के साथ ही आज़ाद हुआ था, जो स्थिति है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया उस स्तर पे नहीं जा पाया जितना इसको जाना चाहिए था। तो क्या क्या कारण रहे? काफ़ी एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ ये कहते हैं कि चूँकि इंडियंस, अगर हम बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो शुरुआत से बात करते हैं, तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले ये पॉलिसीज़, हमने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की। नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और नेहरू जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं वही डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर हम उस दौर में जाते हैं, 1950s के दौर में जाते हैं, 1947 आज़ाद हुआ, तो आप देखिएगा कि उस समय जितने भी नेता थे हमारे देश के,
इंक्लूडिंग वल्लभ भाई पटेल। आप लोग बोल सकते हो कि वल्लभ भाई पटेल बन जाते प्रधानमंत्री तो ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ में चेंज होता है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस की ही एक नेता थे और कांग्रेस की सोच को आगे रखते थे। ठीक है, तो जो जितने भी कांग्रेसी नेता थे या जितने बाकी नेता थे, उनके ऊपर समाजवाद का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, समाजवादी सोशलिज्म का बहुत था। चूँकि ब्रिटिशर्स एक कंपनी के रूप में हिंदुस्तान आए थे और एक प्रॉफिट, जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट देखती है, और प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटलिज्म में होता है, पूंजीवाद में प्रॉफिट को देखा जाता है। पूंजीवाद में ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट होना चाहिए, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आती है वो अपने प्रॉफिट, अपने फ़ायदे के लिए हिंदुस्तान आती है और धीरे धीरे करके इंडिया को कोलोनाइज़ कर देती है। तो इंडिया का बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है कि जो कंपनियां जो आती हैं, विदेशी कंपनियां आती हैं, भले ही वो व्यापार करने आती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये देश को पूरा कब्जे में ले लेती हैं और फिर पूरा इसका शोषण करती है। चूँकि एक 200 साल की गुलामी का एक प्रभाव था, तो जब नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और उनको पॉलिसीज़ बनाने का आता है, तो नेहरू कहते हैं कि भाई हम एक देश के रूप में हमारा काम प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, प्रॉफिट, क्योंकि जो एक कंट्री होती है, देश होता है, वो उसका काम प्रॉफिट नहीं बनाना होता है, उसका काम होता है कि लोगों का वेलफेयर भी हो जाए, वेलफेयर होना चाहिए। इसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया गया, मतलब कि जो हमारे पास संसाधन हैं उसको सभी लोगों में बराबर से बांटने की कोशिश की गई। प्रॉब्लम ये थी कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, रिसोर्सेज क्या होते हैं, मिनरल्स हो गए हमारे पास, जो भी पैसा है, जो भी चीज़ें हैं, उनको आपस में सब बांटने गए। तो रिसोर्सेज हर कंट्री के पास लिमिटेड होते हैं। हमने क्या किया कि हमने इस रिसोर्सेज के बल पे कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है कि कुछ कम की, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। अंत में क्या हुआ, रिसोर्सेज कम पड़ गए और हमने गरीबी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हम लोग अपने रिसोर्सेज को ढंग से रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। वहीं अमेरिका की अगर बात करते हैं, अमेरिका के लोग जो हैं वो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, वहीं इंडियंस जो हैं वो जॉब के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पर बिज़नेस का एक एटीट्यूड नहीं है। इसके अपने कारण हो सकते हैं, यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ पर रिसोर्स, यहाँ पे टीचिंग नहीं है, बिज़नेस को लेकर बड़े रिस्क रहते हैं, तो इंडियंस जो है वो जॉब को प्रेफर करते हैं। वहीं जो अमेरिका है, चूँकि अमेरिका बहुत पहले आज़ाद भी हो गया था, 200-300 साल की वहाँ का उनका इतिहास रहा है आज़ादी के बाद का, तो वहाँ पर एक इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, तो लोग वहाँ प्रेफर करते हैं कि कंपनी के रूप में अपने आप को सेटअप करें और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करें। वहीं इंडियंस जो है जॉब करते हैं। चूँकि जॉब के साथ समस्या क्या होती है कि जॉब में आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तो आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर रहे होते हैं, आप वेल्थ को जनरेट नहीं कर रहे हैं। आप नौकरी तो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ तो कर रहे हैं, सर्विसेज तो कर रहे हैं, बट आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वहीं बिजनेस में आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, और जब जिस कंट्री में वेल्थ क्रिएशन कम होती है, वेल्थ कम होती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा। इसीलिए अमेरिका ने ज़्यादा रखी कि वहाँ पैसा ज़्यादा आया, और जब पैसा ज़्यादा आया तो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट भी ज़्यादा हुआ। भाई पैसा ज़्यादा आया तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ। इंडिया में पैसा ही कम जनरेट हुआ, पैसा कम बना तो डिस्ट्रीब्यूट भी कम हुआ। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण देखते हैं कि देखिए, जब नेहरू आए तो अब ये आए कि कौन सी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि कैपिटलिज्म को छोड़ के वो समाजवादी सोच पे अपने आप को लेकर आए कि हमारी समाजवादी सोच होनी चाहिए। सोशलिज्म में क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सरकार उसे ओन करेगी, सरकार अपने पास रखेगी और उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बराबर, कि सबके ऊपर, सब रिसोर्सेज पर सबका ये हक है। जैसे मार्क्सवादी जो विचारधारा होती है कि जो रिसोर्सेज देश के होंगे सरकार उस पर कंट्रोल करेगी और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो इसमें प्रॉब्लम बस समाजवादी सोच में ये हो जाती है कि इसमें लोगों को एक कहते हैं ना, एक मोटिवेशन नहीं होता है कि हम ज़्यादा काम करें, कि अब आराम से जब चीज़ें मिल जाती हैं तो लोग मोटिवेट नहीं होते हैं कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए, चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो मोटिवेशन होता है एक्स्ट्रा काम करने का, एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने का, वो चीज़ नहीं हो पाती है। इस कारण से इंडिया में समाजवादी रिसोर्स था, उसमें चीज़ें उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, दूसरी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक से नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो पाया और हमने पूरे अपने रिसोर्सेज को हर जगह बांट भी दिया, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार जो राज्य हैं जो इतने पिछड़े हैं, वो पिछड़े ना होते। अब देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में इतने मिनरल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टेट सब गरीब हैं। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ना होने के कारण एक तरह से समझिए कि प्रॉब्लम्स आई, और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ना होने के कारण ना समाजवाद आ पाया और ना ही
हम पूंजीवाद की तरफ जा पाए, क्योंकि पूंजीवाद पे हमें लगा कि फिर कोई कंपनी आएगी और कंपनी धीरे धीरे करके हमारे देश पर राज करना शुरू कर देगी। ठीक है, फिर एक चीज़ और हुई, वो है इंस्पेक्टर राज स्टार्ट हुआ। इंस्पेक्टर राज में क्या था कि चूँकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो छोटी छोटी कंपनीज हुआ करती थी हिंदुस्तान में। उसमें कंपनियाँ बड़ी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी कंपनियाँ हुआ करती थी। अब चूँकि वो कंपनियाँ बहुत छोटी थी, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज़ करते थे, इतना एक्सपोजर नहीं था इंटरनेशनल मार्केट का, तो इंडिया को लगा कि अगर बाहर से कंपनी कोई आती है, ठीक है, तो वो इंडिया में आ जाएगी और यहाँ पर आके सर्वाइव कर जाएगी, और बाकी जो उसके चक्कर में छोटे जो कंपनियाँ हैं वो फिर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगी। तो इसके कारण क्या हुआ कि इंस्पेक्टर राज स्टार्ट हो गया। मतलब कि अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन में बहुत समय लगता था, बहुत समय लग जाता, 2-2 साल 3 साल लग जाते थे एक छोटी सी कंपनी को सेटअप करने में। ठीक है, तो इसके पीछे मकसद ये रहता था कि ऐसा ना हो कि सभी जो फ़ायदे हैं वो एक उच्च वर्ग जो है, जो ज़्यादा डेवलप्ड वर्ग है, वो ले जाए और बाकी लोग कुछ ना कर पाएँ। तो एक तरह से प्रोटेक्शन करने की कोशिश की। इसके फ़ायदे तो हैं कि भाई ठीक है, आपने अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, कि कोई और आके लेकिन दूसरा नुकसान ये है कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाए। मतलब कि जो अगर कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि कंपनियाँ अपने आप को डेवलप करती, कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए कुछ लोग तो ख़त्म हो जाते, लेकिन कुछ लोग अपने आप को डेवलप करते और अपने आप को एडॉप्ट करते, नई टेक्नोलॉजी लेकर आते और अपने आप को बेहतर प्रूव भी करते। इससे एक तरह से सिस्टम बेहतर होता। लेकिन शायद हमने प्रोटेक्शन का ज़्यादा हमने ध्यान दिया, हमने कहा कि नहीं, सबको बचा के रखो। इस चक्कर में वो बचे रहे, उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, अपने रिसोर्स इस्तेमाल नहीं किए और बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए। बाद में 1991 में जब इंडिया की मार्केट ओपन हुई, जब लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया, तब जाके इंडिया की इकोनॉमी उस हिसाब से ग्रो हुई। बहुत सारी कंपनियों ने आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, कंपनियाँ आई। थोड़ा सा उस समय तक, क्योंकि 50 साल हो चुके थे देश को आज़ाद हुए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो गया था कि नहीं, हम चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब शायद जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था वो चीज़ शायद अब नहीं होगी। तो 1991 के बाद हम देखते हैं कि जीडीपी में हमारे ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन अभी भी देखते हैं कि पॉवर्टी अभी भी ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप इंडिया की बात करते हैं तो समझिए चलिए कि 1% जो लोग हैं हिंदुस्तान के, सबसे जो रईस लोग हैं 1%, उनके पास हिंदुस्तान के लगभग 70 to 80% वेल्थ है। अगर आप टाटा की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, बिरला की बात करते हैं, तो इनके पास हिंदुस्तान में जितना भी पैसा है उसका 70 to 80% पैसा उन्हीं लोगों के पास है, और बाकी लोगों के पास मात्र 10 से 15% ही पैसा बचता है। तो आप देखिए, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो ये सब समस्याएं रही हैं। और लेकिन अब देखना है कि इन फ्यूचर में क्या होता है। हर जो सरकार आती है वो अपनी पॉलिसीज़ देती है। मोदी सरकार पिछले 6-7 साल से है, ठीक है, तो अब उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। लेकिन मुझे जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ चेंज होता नहीं है। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोई शिफ्ट नहीं देखा है मोदी गवर्नमेंट का भी। शायद जो हम जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, आइडियोलॉजी कोई भी हो, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं एक ही तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है इसके अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिला मुझे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर पे आप होपफुल रह सकते हैं, धीरे धीरे काम किया जा रहा है। जैसे कि मोदी जी ने बोला है कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्रीज़ पे अपने आप करना पड़ेगा, हमें जॉब छोड़कर हमें ऐसा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, हम जॉब क्रिएटर बने, जॉब दे सकें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब जॉब क्रिएट करेंगे, जॉब हम बनाएंगे तो प्रोडक्शन करेंगे, हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या है कि फ़ंड की कमी है, लोग फ़ंड नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। सरकार सोचती है कि बैंक के माध्यम से मिल जाए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी मात्र 5 से 10% लोगों के पास ही पहुंचा है। अगर हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर देखते हैं, अब देखिए हिंदुस्तान में जो 90% जो लेबर हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। मतलब कि ऐसे जगह पर जहाँ पर छोटी छोटी कंपनियाँ हैं और कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं है, कोई आपका प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं है, छोटी मोटी कंपनियों में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मात्र 10% ही लेबर ऐसे हैं जो बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जो एक उनका सैलरी पैकेज है, सैलरी सिस्टम है, ठीक है। तो जो बैंक है बस उन्हीं लोगों को लोन देता है, बाकी 90% लोगों को लोन इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करोगे आप, ठीक है।
तो ये सब समस्याएं हैं। देखिए क्या होता है। बाकी एक चीज़ और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ठीक है, इंडिया में 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वहाँ पर मात्र 2% ही लोग हैं जो एग्रीकल्चर में हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि 50% से ज़्यादा लोग मात्र 12 से 14% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब जो हमारे देश में अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 50% लोग मिल के मात्र 12 से 14 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो इतने बड़े लोग बहुत कम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के मात्र 2% लोग ही जो हैं वो कंट्रीब्यूशन, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक चीज़ तो दिक्कत ये हो गई है कि बहुत सारे लोग जब एक ही सेक्टर में हैं और हमें वहाँ से एग्रीकल्चर से निकाल कर या तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं जिससे कि जीडीपी में उनका जो 12-14% है वो बढ़ के 20-25% हो जाए। एक रास्ता तो ये है, या वहाँ से बहुत सारे लोगों को निकाल के उनको दूसरे सेक्टर में लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग दूसरे सेक्टर में गए भी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, फ़ायदा तो ये बनता था कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के मैन्युफैक्चरिंग में आते और उसके बाद सर्विस में आते, जैसे चाइना ने किया। वो भी एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, बाद में वो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को मजबूत किया और अब अपने आप को सर्विस सेक्टर में मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि जब एग्रीकल्चर से लोग निकले तो सीधे सर्विस सेक्टर में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं गए। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, छोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में क्या दिक्कत है। देखिए सर्विस सेक्टर जो होता है वो एक आप कह सकते हो कि एक वाइट कॉलर जॉब है, जो काफ़ी स्किल्ड लोग होंगे, जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होंगे, वही सर्विस सेक्टर में अच्छा काम कर पाते हैं। लेकिन जब आदमी, एक किसान है, जब वो किसान काम करने जाएगा तो वो ऐसा काम देखता है जो उसकी नॉलेज पे और उसकी जो बुद्धि है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग उससे मेल खाए। तो जो किसान है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, कोई इंडस्ट्री में काम करेगा, थोड़ा बहुत स्किल डेवलप करेगा तो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। इसीलिए जो गाँव के गरीब लोग होते हैं वो सर्विस सेक्टर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं होता है। ठीक है, उतना ज़्यादा एक्सपोजर होता नहीं है, इसलिए वो छोटी मोटी काम करके ही रह जाते हैं, बीपीओ वगैरह में काम करके ही रह जाते हैं। तो चाहिए ये था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डेवलप हो। सरकारों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए। मेड इन इंडिया, ये सब, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ें बनाई गई, इसीलिए बनाई गई थी कि जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, वो लोग जाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएँ और अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दें। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिखा इन सब चीज़ों में। देखिए इन फ्यूचर में क्या होता है। फिलहाल दोस्तों मैं यही सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, अपनी राय बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, मेरी बात से कितना सहमत आप हैं, ये ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने लिंक दिया हुआ है कोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।